शुएब साहब, एक तो इस पर बताइएगा, ये क्या इस्तदलाल है इसका? क्या ये दुरुस्त है जो अतर मनल्ला साहब बात कर रहे हैं? मैं एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मैं मजाक में नहीं पूछना चाह रहा, मैं इन ऑल सीरियसनेस पूछना चाह रहा हूँ कि ये क्या बड़ा काम बेहतर रहेगा, फुल कोर्ट ना बनाया जाए कभी भी, किसी और केस के अंदर कोई भी जज बैठे वो अपना एक इजाफी नोट लिख दिया करे और तमाम जजेस को ईमेल कर दिया करे और एक कॉपी सेंड कर दे, तो फैसला वैसे ही आ गया ना, सारे जजेस का उसमें शामिल हो जाया करेगा। मैं समझता हूँ कि ये काबिल अफसोस बात है कि ये बड़ा एहतराम है हमारा, बड़े काबिल जजेस हैं सारे सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के। लेकिन 27/2 के आर्डर के अंदर 9 के 9 जज साहबान ने ये लिख के दिया। एक होता है रिक्यूज करना कि जी मैं इस केस को सुनना नहीं चाहता, एक होता है लिख के देना कि आप नया बेंच तश्कील दे दें। जी। 9 के देखें, 9 के 9 जजेस ने जब लिख के दे दिया कि नया बेंच तश्कील दे दें, नया बेंच तश्कील हो गया। 5 जज साहबान ने केस सुना, बाकी 4 ने तो सुना भी नहीं था। हाँ जी। और उन 4 में भी अगर आप देखें तो 2 जज साहबान इजाजुल हसन, मज़ार अकबर नकवी साहब ने खुद कहा, लिख के दिया कि ये 184(3) का केस बनता है। एतराज भी उनके ये आया था कि ये तो खुद कहते हैं 184(3) का केस बनता है, लिहाजा इन्होंने अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया। बिल्कुल। और बाकी 2 जज साहबान ने कहा ये नहीं बनता, तो लिहाजा 4 उनको माइनस करके चीफ जस्टिस साहब ने नया बेंच 5 मेंबर का तश्कील दे दिया। तो अगर ये तस्वर किया जाए कि वो 4 का फैसला था, तो फिर जो बाकी 2 जज साहबान जिन्होंने अपना नोट लिखा था कि नहीं ये 184(3) का केस बनता है, उसको भी अगर उनके नोट को शामिल कर लिया जाए, तो फिर 5/4 का ये केस बन जाएगा, ये जजमेंट। बिल्कुल। ऐसा होता नहीं है। जब नया बेंच तश्कील में पा गया, नए बेंच ने केस सुना, नए बेंच में 3/2 से फैसला आ गया, तो मेरा ख्याल है कि ये शाहीन साहब, ऐसा होता तो नहीं है, और मेरी तो जरूरत नहीं है कि मैं कुछ इंसिनुएट भी करूं, इसमें कुछ अपने तौर पे सोचने की कोशिश करूं, इसलिए आपसे पूछना चाह रहा हूं, ऐसा होता तो नहीं है, ये हुआ क्यों है? देखें, ये मैं समझता हूं कि ये गलतफहमी का नतीजा भी हो सकता है, ये बेंचेस के दरमियान तकसीम का नतीजा भी हो सकता है, लेकिन किसी भी जज ने ये नहीं कहा कि ये 90 डेज में इलेक्शन ना कराएं। दुरुस्त। ये लोग तो टेक्निकलिटीज के पीछे छुप रहे हैं ना। किसी एक जज का फैसला, सिंपल बात है, अभी जो नया फैसला आया है इसमें 3 क्वेश्चंस फार्मुलेट किए सुप्रीम कोर्ट ने। 3 क्वेश्चन में से एक कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन को अख्तियार है। अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन के वकील को पूरा दिन सुना, उन्होंने कहा जी हमारे मुताबिक इलेक्शन कमीशन को कोई अख्तियार नहीं है, ना ही इनकी कोई दफा बताती है उनको अख्तियार, ना ही उनको कोई इलेक्शन एक्ट 2017 पावर देता है। ये इशू खत्म हुआ। उन्होंने दूसरा सवाल किया, ये बताएं कि क्या 90 डेज में इलेक्शन होने हैं या नहीं होने, आइन क्या कहता है। कहा गया जी आइन के मुताबिक 90 डेज या नियरेस्ट टू 90 डेज, मजबूरी में जो भी टाइम एक्सटेंड हुआ उसके अंदर इलेक्शन होने हैं। तीसरा सवाल हुआ कि जो वजारत खजाना और दिफा ने जो रीजन दिए हैं, क्या वो जस्टिफाइड हैं। उनको बुलाया गया, 4 सवाल किए कोर्ट ने, एक जवाब भी नहीं था उनके पास। तो मेरा ख्याल है सिर्फ हीले बहाने हैं, इन लोगों को समझ आ गई है। लेकिन सर, एक एक तरफ बड़ा कहते हैं हाँ जी, बारीक एक तरफ नुक्ता है कहते उसमें, मैं हैं चाहता हूं कि उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। ये 90 दिन से इनकार तो कोई नहीं कर रहा, लेकिन एक हिसाब से वो 90 दिन वो तो तब माने 90 दिन के असेंबलियां आईनी तौर पर तहलील हुई या नहीं हुई। अतर मनल्ला साहब ये कह चुके हैं, मंसूर अली शाह साहब ये कह चुके हैं, और मैं आपको फैसले में से सुनाता हूं, वो कहते हैं कि सियासी हिकमत अमली के तौर पर अगर सूबाई असेंबलियां तहलील की जाएं तो क्या ये जमहूरियत से मुताबिकत रखता है, और ये क्या खुद बजाते खुद ये आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है? मतलब आइन में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि नियतें जांचनी है, एक इख्तियार है असेंबली तहलील करने का। तो जज साहिबान क्या ये कहना चाह रहे हैं, मैं बसद एहतराम पूछना चाहता हूं कि जो आइन लिखने वाले थे उनके जहन में ये बात ही नहीं आई, और उन्होंने सोचा ही नहीं कि बदनीयती की बुनियाद पर भी हो सकता है, और फिर सियासी असेंबली है तो सियासी तनाज़े पर तहलील होगी ना। जी, बात आपकी 100% ठीक है। देखें, मेरा ख्याल है मंसूर शाह साहब ने तो अपने नोट में नहीं लिखा, तरमिंदुल्लाह साहब ने जरूर लिखा है। तो मैं समझता हूं कि ये बात कहना, कदगन लगाना कि चीफ मिनिस्टर या एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द फेडरेशन यानी प्राइम मिनिस्टर या वजीर आला जब चाहे सिर्फ एक कदगन है वो असेंबली डिसॉल्व कर सकता है। एक कदगन है, अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगा तो नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का पहले फैसला आएगा। तो वो फैसला आ गया पंजाब के मामले में। फिर उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहा था, वो भी हो गया। उसके बाद चीजें सेटल डाउन हो गई, तो फिर तो उनको अख्तियार है। तो देखें, री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसको कहते हैं, जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की जो ओपिनियन है, ये री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। आप किसी चीफ एग्जीक्यूटिव से ये नहीं पूछ सकते कि आपने असेंबली क्यों तोड़ी। ये आइन के अंदर लिखा हुआ। अच्छा, फिर ये भी नहीं है कि गवर्नर का अख्तियार है कि वो चाहे असेंबली तोड़े चाहे ना तोड़े या उसको वापस भेज दे।
भाई 48 आवर्स, सिर्फ 2 दिन है उसके पास। बिल्कुल, चाहे तो वो उसकी एडवाइस को एक्सेप्ट कर ले, बिल्कुल। नहीं तो ऑटोमेटिक असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी। अच्छा उसके शोएब अंदर साहब, ये हुकूमत का एक मुतालबा था कि जी ये फुल बेंच बनाए। आपको याद होगा इससे जब ये 3 रुकनी बेंच से पहले हर वजीर हर बंदा यही बात कर रहा है। जज साहब ने भी एग्जैक्टली यही बात की। उन्होंने कहा अगर फुल बेंच बनता तो अवामी इतमाद भी मिलता। तो इसमें क्या, मैं कानूनी तौर पर पूछना चाह रहा हूँ एज ए तालिब इल्म, तो क्या वजह, क्यों फुल बेंच क्यों नहीं बना? ये नहीं बन सकता था? क्या मसला क्या है? देखिए, फुल कोर्ट कब बनता है? फुल कोर्ट पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ 3 दफा बना, और उसमें भी लास्ट टाइम जब बना था, जब ये फौजी अदालतें कायम हुई थी, ये इस इशू को डिसाइड करने के लिए कि क्या आइन के अंदर कोई बेसिक स्ट्रक्चर भी है जिसके खिलाफ 2/3 मेजॉरिटी से अमेंडमेंट नहीं हो सकती, सही। और उसमें भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया था। ठीक। फुल कोर्ट बनता है कि किसी आइन की बहुत बड़ी कोई इबहाम हो जिसकी तशरीह करना मकसद हो। इसमें तो आइन में दर्ज है कि 90 डेज में इलेक्शन करने हैं। ये खुद भी कहते हैं 90 डेज में इलेक्शन करने हैं, हम इलेक्शन से भाग भी नहीं रहे लेकिन इलेक्शन कराएंगे भी नहीं। ये कौन सा सवाल है? मैंने आपको कहा ना, 3 सवाल फॉर्मुलेट किए कोर्ट ने। एक सवाल को भी इनके अटॉर्नी जनरल ने, ईसीपी के 2 वकील पेश हुए जिसमें इरफान कादिर और सवाती साहब, किसी एक ने डिनाई नहीं किया किसी एक क्वेश्चन को। ये तो फैक्चुअल कंट्रोवर्सी है, तो 2 मेंबर बेंच भी बैठ के इसको फैसला दे सकता था। इसमें तो कौन से ऐसी बात है जिसको आपने उस इबहाम को दूर विद ग्रेट रिस्पेक्ट जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कौन सा इबहाम या आइन की वो शिक बताई है कि जिसमें इबहाम था जिसको डिस्कस करने के लिए फुल कोर्ट होना चाहिए था? देखें, फुल कोर्ट जरूर बना सकते तो मामला हैं, ना शोएब साहब, वो उससे पीछे लेके जा रहे हैं ना मामला। वो कहते हैं 90 दिन से तो हम हटते ही नहीं पीछे, लेकिन 90 दिन तो तब आए कि असेंबली पहले तय कर लें कि कानूनी तौर पे तहलील हुई है या गैर कानूनी तौर पे तहलील हुई है। एक और चीज मैंने आपसे पूछनी है, चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ एक आम शहरी जो है वो रेफरेंस लेके आ गए हैं, और वो आपको पता ही है। उसके अलावा करारदाद जो आई है जनाब नेशनल असेंबली से, एक तो ये कि कोई उसमें ना वजीर, ना किसी वजीर आजम, ना कोई इवन नोटेबल लीडर के दस्तखत हैं, वो एक पूरी करारदाद। इन दोनों की क्या अहमियत है? मतलब अब कोई भी शहरी आए और आके फैसले के खिलाफ, नवाज शरीफ साहब भी कह चुके इन 3 जजों के खिलाफ तो रेफरेंस फाइल होना चाहिए, तो इस पर भी जरा रोशनी डालें। पहली बात तो यह है कि किसी जजमेंट के ऊपर तो वैसे भी रेफरेंस नहीं हो सकता। मिसकंडक्ट हो, कोई एम्बेजलमेंट हो, खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीजें हो जज के खिलाफ, तो लिहाजा ये शहरी की जो दरखास्त है ये बेसिकली स्पॉन्सर्ड दरखास्त है। वो नजर आ रहा है नवाज शरीफ ने ख्वाहिश का इजहार कर दिया, किसी कोई बंदा उठा उसने जाकर एप्लीकेशन डाल दी, उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, नवाज शरीफ की अपनी क्या क्रेडिबिलिटी है जो यहाँ 6 हफ्ते का टाइम लेकर गया था, आज 4 साल हो गए वो वापस नहीं आया, और किसी अदालत ने उनसे पूछा ही नहीं कि जनाब आप क्यों नहीं आ रहे। और वो एब्सकॉन्डर भी है, कन्विक्टेड भी है, उसकी अपील भी यहाँ से खारिज हो चुकी है। उसको क्या अख्तियार है कि वो जजेस के ऊपर तनकीद करे? जहां तक इस रेजोल्यूशन का ताल्लुक है, आर्टिकल 68 बड़ा क्लियर है कि कंडक्ट ऑफ द जजेस के मुतालिक कोई एक लफ्ज भी आप नहीं कह सकते अपनी असेंबली में। जो कुछ इन्होंने रेजोल्यूशन पास की है उसकी कोई लीगल वैल्यू अदरवाइज भी नहीं है। और जो नोटेबल लोग हैं उन्होंने जानबूझ के उस पर साइन नहीं किए, क्योंकि अगर तौहीन अदालत में जाना पड़े तो उसमें उनका फ्यूचर बच जाए, तो इसलिए उन्होंने अपने दस्तखत करने से इनकार कर दिया। अच्छा तो मेरा ख्याल है ये हमारी मोअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट है, और ये जस्टिस अतर मोअज़्ज़ज़ हमारे जज हैं, वो कह रहे हैं कि एक डार्क पास्ट है सुप्रीम कोर्ट का, हमने कोई सबक नहीं सीखा। व्हाट इज रेफरिंग, क्या कहना चाह रहे हैं वो, इसका क्या मतलब है? देखें, डार्क पास्ट तो रहा है, लेकिन अदलियात बहाली तहरीक के बाद हम ये समझते हैं कि ये डार्क पास्ट अब खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन ये कहना कि अगर एक जितना प्रेशर भी था, क्योंकि ट्राइका नहीं चाहती इलेक्शन हो, हमारे मुल्क के तमाम सियासी जमातें एक्सेप्ट पीटीआई, तो अब बात यह है कि ट्राइका के शदीद तरीन प्रेशर के बावजूद अगर सुप्रीम कोर्ट ने इतना बेहतरीन फैसला दिया है और आज वो तनकीद भी सह रहे हैं और इंसाफ की खातिर वो सारा कुछ वो बर्दाश्त कर रहे हैं, तो हवा के रुख पे चलना तो बड़ा आसान होता है। विद रिस्पेक्ट जस्टिस अतर मिनल्ला साहब उस हमारी तहरीक का हिस्सा रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि उस वक्त भी हम तहरीक में साथ थे और आज भी हम आइन के साथ खड़े हैं। आइन की पामाली हमें कबूल नहीं है, आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी हमारा मतमय नजर है, और उसके लिए स्टैंड किया था और आज भी स्टैंड करते हैं। बिल्कुल ठीक है। आखिरी ने ये फैसला दिया है, लास्ट क्वेश्चन शोएब साहब, वो ये है कि आइन का आर्टिकल 68 है, वो ये कहता है कि पार्लियामेंट में अदालत या जजेस पर कोई बहस नहीं हो सकती। हमारी अदालत पार्लियामेंट के अंदर माशाल्लाह से हो ही ये रहा है सब मामला। और दूसरी तरफ एक और मामला है, वो ये कि जलसों के अंदर भी ये सब कुछ होता है, यहां पे भी हो रहा है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग और मैं ठीक पढ़ रहा हूं आर्टिकल 68 को, तो ये तो सीधा सीधा तौहीन अदालत का केस है। अदालत इतनी रेस्ट्रेंट से काम क्यों ले रही है जिस तरह की स्टेटमेंट्स चीफ जस्टिस साहब के हवाले से दी गई हैं?
आज तक दी जा रही हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि इनको ये जुडिशियल रेस्ट्रेंट अब खत्म कर देना चाहिए। जब इमरान खान ने सिर्फ एक एडिशनल सेशन जज के बारे में कहा था कि मैं लीगल एक्शन लूंगा, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की जी, सरबराही में बेंच बना और तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग्स हुई। बिल्कुल। और जब इमरान खान साहब का, मैं उस वक्त वकील था, इमरान खान साहब ने आकर कहा रोस्टरम पे कि जी मैंने लीगल एक्शन की बात की थी। बाबर सत्तार हाँ, साहब वन ऑफ द मेंबर ऑफ द बेंच थे, उन्होंने कहा जी बिल्कुल लीगल एक्शन की बात की, लेकिन आपने जलसे में की है, लिहाजा ये तौहीन अदालत है। और यहाँ तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस साहब बड़ा ऑनरेबल शख्सियत है और बड़ा जुडिशियल रेस्ट्रेंट का मुजाहरा करते हैं और बड़ा तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा कर रहे हैं। लेकिन आप इस वक्त रूसी से तो अदलिया बढ़ता की जा रहा है ना सरसद मामला, शहीन साहब, मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाह रहा हूँ। ये इमरजेंसी की बात हो रही है, आर्टिकल 232, ये कानूनी, इसकी आईनी क्या सूरत है, किस तरह कानूनी तौर पे पाकिस्तान में इमरजेंसी लगा सकती है हुकूमत? सर ये नहीं कर सकते, क्योंकि इमरजेंसी लगाने के लिए भी उसमें इनको सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट भी चाहिए। जी। और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसको इमरजेंसी नहीं लगाने देनी। और ये इमरजेंसी की कोई कैफियत, कोई हालत, कोई चीज नहीं है। सिर्फ इलेक्शन के अल्तवा या नेशनल असेंबली को मुद्दत बढ़ाने के लिए ये करना चाह रहे हैं। इसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि ये सस्टेन कर पाएगी या इसको कोई कानूनी जवाब मिल सकेगा। ठीक, बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थे शुएब शाहीन साहब।